कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा जीएस का टी10 सीरीज पार्ट 3 होने वाला है, जो कि अपकमिंग यूपीपी और एसएससी जीडी में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। जिसमें जो है इस पार्ट सीरीज के अंदर हम लोग जो है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उसको पूरा कवर करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग यह लेक्चर जो है देख लेते हैं तो आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें इसमें मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, बिहू डैश का लोक नृत्य है। तो हमने बिहू कहाँ का लोक नृत्य पढ़ा था? तो बिहू असम का लोक नृत्य पढ़ा था। देखिए मैं फिर कह दे रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको, जैसे इसमें पहला दिया है असम, तो असम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डांस पूछे जाते हैं उसमें पहला आता है, जैसे बिहू हो गया। असम से रिलेटेड क्या हो गया? बिहू। इसमें हो गया बगुरुम्बा, और इसमें झूमुर, अली ए लिगांग और ढीमसा। ये सारे नृत्य असम से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। तो बिहू, बगुरुम्बा, झूमुर, अली ए लिगांग, ढीमसा नृत्य। अगला बिहार। बिहार से क्या है? जाट जाटिन, झिझिया, विदेशिया और फगुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट डांस जो आपको, देखिए असम का हो गया, बिहार का हो गया। इधर अरुणाचल प्रदेश में बोडो छम, अजिलामू, पोनुंग, रिखमपाड़ा, बुइया। ये सारे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। कर्नाटक से देख लीजिए यक्षगान, डोलू कुलिथा, वीरगासे, कुडियट्टम और करगा नृत्य। तो ये सारे असम, बिहार, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश से वो नृत्य हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे हुए हैं, और सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता। इसमें दिया है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद भारत में भू सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए, जैसे इसमें क्या है कि भू सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि आप एक जनरल थिंग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना। अब देखिए कुछ सुधार हो रहा है, इसका मतलब कुछ परिवर्तन तो होगा। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अभी इसको 100% नहीं कह सकते। अगला है जैसे शहरीकरण को बढ़ावा देना। भू सुधारों से शहरीकरण से क्या रिलेशन है? तो शहरीकरण इसमें कट जाएगा। अगला है कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कि विदेशी निवेश और भू राजस्व से कोई रिलेशन ही नहीं है। इसमें कह रहा है बेहतर अनुपालन के लिए सभी भू जूतों को स्वामित्व निजी कंपनियों को बेचना। मतलब सभी लोग अपने जो मतलब भू है, उस मतलब जो भूमि है उसको निजी कंपनियों को बेच दे, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें कह रहा है कि भूमि जोतों के स्वामित्व में कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, एक हॉकी मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो हॉकी मैच में खिलाड़ियों की संख्या पूछा है। तो हॉकी मैच में खिलाड़ियों से रिलेटेड 11 प्लेयर होते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके अपकमिंग इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये देखिए, जैसे इसमें क्रिकेट है तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल 5, हैंडबॉल 7, खो खो 9, पोलो में 4, रग्बी में 15, बेसबॉल 9, सॉफ्ट बॉल 9। मैं फिर से आपको कह दे रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति यानी हरी भरी क्या? कृषि से संबंधित होगा हरित क्रांति। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये सामने आपके रहा प्रमुख क्रांति और वह किससे संबंधित है। जैसे इसमें हरी क्रांति, तो हरी क्या है? कृषि उत्पादन। और हरित क्रांति में जो मुख्य फसल था वो गेहूं और चावल था। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली यानी मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति आपके तिलहन से है, तिल उल से है। गुलाबी क्रांति
जो है मांस और पोल्ट्री उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है। स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से उत्पादन है। बैगनी यहाँ पे लेवेंडर उत्पादन से है। सुनहरी रेशम जिसको जूट से बोलते हैं। और इंद्रधनुषी क्रांति में सभी कृषि की सभी शाखाएं इसके अंदर आ जाती हैं। अब आपको लग रहा है ये क्या है, तो ये ऐसा है कि आपको ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको पोल्ट्री या इन मांस इन दोनों में कोई आपको उसमें ऑप्शन में दिखेगा तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि तीव्र औद्योगिकरण की तरफ गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि था और दूसरे में औद्योगिकरण था। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने सारे पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन लेकर आया हूँ। ये टाइमलाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब कौन सी पंचवर्षीय कब हुई थी, कब योजना अवकाश था। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे योजना अवकाश था 1966 से लेकर 69 तक। योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है 66 से 69। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक। उसके बाद 79 से 80 में योजना अवकाश, फिर 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं 85 से 90। उसके बाद फिर से 90 के बाद 90 से लेकर 92 तक आपके वार्षिक योजना यानी योजना अवकाश आया। उसके बाद आठवीं आपका 92 से 97। नौवीं 97 से 2002। दसवीं जो है 2002 से 7। और 11वीं 2007 से 12। और 12वीं जो कि लास्ट थी वो 2012 से 2017 तक। उसके बाद 2017 के बाद जो है पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया और नीति आयोग का यहाँ पे गठन हो चुका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो हमने कल ही पढ़ा था जो है संपत्ति का अधिकार जो पे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने पूरा मौलिक अधिकार। इससे रिलेटेड मतलब इससे इस आर्ट मतलब ये मौलिक अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला जो मतलब मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 तक है। ठीक है, और भाग इसका जो मौलिक अधिकार का है वो भाग 3 है। ठीक है, और ये पॉलिटी का है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, एक मिनट ये पेन का कलर हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। और उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में दिया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से मना करना। ठीक है, निषेध। 16 में है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। फिर 19 से 22 तक आपका जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 में 6 स्वतंत्रता दिया गया है। 20 में है अपराधों के लिए संरक्षण। 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष। 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 है। इसमें 23 में क्या है, मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध। 24 में है बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से कम। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें अनुच्छेद 25 में दिया है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। 27 में दिया है धार्मिक कर से स्वतंत्रता है। ठीक है, और 28 में दिया है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना, शिक्षा देने से रिलेटेड है। उसके बाद आता है पांचवा जो मतलब है मौलिक अधिकार, वो संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29-30 है। अनुच्छेद 29 में दिया है संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 में दिया है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार।
ठीक है, अब इसको ऐसे याद करेंगे, 30 साल के हो गए तो अब जो है उनको क्या करना है, एक शिक्षण संस्थान स्थापित करना है। तो 30 शिक्षण संस्थान स्थापित करने से रिलेटेड है, वो भी अल्पसंख्यकों का। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 से 35 है, बाकी अनुच्छेद 32 को डायरेक्ट आ जाता है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार, जो कि भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। और अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में है। तो ये आपका पूरा मौलिक अधिकार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे। तो हमने रजिया बेगम के बारे में पता था, जो कि पहली मुस्लिम शासिका 1236 से 1240 तक थी। इनके पिता थे इल्तुतमिश। इनके पिता थे इल्तुतमिश। अब चलिए इससे रिलेटेड क्या पॉइंट बन सकता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपके सामने। पहले आ जाता है यहाँ पे गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कि 1206 से और 1290 तक था। देखिए, गुलाम वंश को हम लोग मामलूक वंश भी बोलते हैं, इसको याद रखना। मामलूक वंश भी बोलते हैं। आ जाता है कि इनमें से किस वंश को मामलूक वंश बोलते हैं, तो गुलाम वंश को बोलते हैं, जो कि 1206 से 1290 तक था। जिसके स्थापना जिसने मतलब इसको स्थापना पूछते तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्थापित किया था 1206 ईस्वी में। ठीक है, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। इसने राजधानी को दिल्ली दिल्ली ले गया। इसकी राजधानी इस टाइम दिल्ली थी। ठीक है, लाहौर में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई और इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। लाहौर में शासन इसने किया था। अच्छा, इसके बाद आ जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1236 तक था। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। इसने इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया। उसके बाद चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के भी इसने चलाए। उसके बाद इसने चालीसा दल की स्थापना भी की। उसके बाद आता है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। ये भारत की पहली महिला शासक थी। इस योग्य थी, लेकिन अमीरों का विरोध था इस पर। ठीक है, इसने हिजाब त्याग कर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद आती है गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा अपनाया। ठीक है, तुर्की श्रेष्ठता सिद्धांत दिया और इसने एक नारा भी लगाया था, जिल्ले इलाही का नारा। ठीक है, जिल्ले इलाही का नारा। इसने नौरोज और पारसी त्योहार भी स्टार्ट किया था। इसके बाद आता है लास्ट, जो कि कैकुवाद था, और इसी के साथ गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक देखेंगे तो कैकुवाद था। इसके बाद 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप सभी को इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था। तो सिराजुद्दौला थे उस टाइम पे। उनके विरुद्ध जो है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स बन सकते हैं हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण युद्ध थे उसके मैंने अभी डेट रखा है। आगे चल के हम इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी जो बेसिक है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, कालीकोटा का युद्ध 1565, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। ये सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो कि आपके क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स जो कि विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी जो कि रिकेट्स की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि एबव एवरेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो एबव एवरेज जो कि नया क्वेश्चन है, जो आपको देख रहे हो, आपने सुना ही नहीं होगा एबव एवरेज कौन सा पुस्तक है। तो ये सारे नए क्वेश्चंस हैं जो कि अभी सेशनल सीजीएल और इन सभी एग्जामों में अभी एडीक्यूटी नया पैटर्न लेकर आई थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये अमिताभ बागची का पुस्तक है, अमिताभ बागची का पुस्तक है। तो यहाँ पे आज का आपका टी10 सीरीज का लेक्चर जो पार्ट 3 था वो समाप्त होता है। आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको यह लेक्चर और मेरी मेहनत पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी अपने जितने भी साथी हैं उन सभी के पास शेयर करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और मैं भी आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आता रहूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।